हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूं कि आज के लेक्चर जो है आप जरूर से देख लेना, बिकॉज आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। अब बाकी के लेक्चर देखो या ना देखो, लेकिन आज के लेक्चर जरूर से देख लेना, बिकॉज आज के लेक्चर में जितने कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं सबके बेस पे जे मेंस में रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं। रेगुलर हर साल इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर पूरा डिटेल शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और लास्ट में जो क्वेश्चन लेके आए हो जे मेंस के 3-4 क्वेश्चन, उसको भी आप जरूर से ट्राई करके जाना, ठीक है? तभी इस लेक्चर को एंड करना। ओके, तो पेन पेपर लेके बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट सिखाओ तो उसको एकदम ध्यान से नोट करो और क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं किस तरह से मैक्सवेल ने सारे जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो इक्वेशन थे उनको 4 बेसिक इक्वेशन में डिवाइड कर दिया और उनका नाम पड़ गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल के इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये सारे इक्वेशन आपने पहले देखे हुए हैं, बस खाली मैक्सवेल ने बता दिया है कि 4 इक्वेशन से हम पूरी बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैक्सवेल इक्वेशंस, तो मैक्सवेल ने क्या कहा इक्वेशन के बारे में थोड़ा लिखते हैं। मैक्सवेल सेड दैट all the basics of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब हमने जितना भी तक पढ़ा चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक हमने जितना पढ़ा वो सारे के बेसिक सारे फॉर्मूले हम बेसिक 4 इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, ये मैक्सवेल ने कहा है। हाँ, लेकिन एक बात समझ लो कि ये जो 4 इक्वेशंस हैं ये मैक्सवेल ने खुद ने डिराइव किया है, मतलब मैक्सवेल ने इसमें से एक भी बनाया नहीं है खुद से, लेकिन मैक्सवेल ने सिर्फ बताया कि हाँ इस 4 इक्वेशन की मदद से हम सारे बेसिक से फॉर्मूले जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक हम पढ़े हैं, सारे बेसिक फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑल द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी स्टडीड, या तो ऐसे बोलो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द 4 फंडामेंटल इक्वेशंस। 4 फंडामेंटल इक्वेशंस। ओके, तो सारे बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम 4 फंडामेंटल इक्वेशन से समझ सकते हैं, और वो कौन से इक्वेशन थे हम 1 बाय 1 लिखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला इक्वेशन जो आ जाता है वो आ जाता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा कि भाई गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। उन्होंने लॉ दिया था कि नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में जो नेट फ्लक्स एनक्लोज्ड होता है उसका फॉर्मूला आता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, या तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई जो नेक्स्ट प्लस होता है उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल E डॉट डी ए। तो इंटीग्रल E डॉट डी ए इक्वल टू आता है Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने इसको चैप्टर 1 में देखा होगा इक्वेशन, ये गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक का इक्वेशन है। तो गॉस लॉ एक सबसे पहला जो बेसिक इक्वेशन है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? और उसके बाद दूसरा जो बेसिक इक्वेशन है वो है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखो ये सब लॉ गॉस ने दिया, इधर भी गॉस ने दिया, लेकिन सिर्फ मैक्सवेल ने बताया कि भाई इस 4 इक्वेशन की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए जो इक्वेशन के नाम बढ़ गए ये मैक्सवेल इक्वेशन बढ़ गए, लेकिन मैक्सवेल ने एक भी डिराइव नहीं किया इसके अंदर। ठीक है? तो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। अब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। उसका लॉ क्या था कि इंटीग्रल B डॉट ds इज इक्वल टू 0।
मतलब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज थ्रू द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे कोई भी क्लोज सरफेस लो उसमें नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आता है। और इसका सिंपल सा रीजन उन्होंने बताया था कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। भाई सिंपल सी बात है कि भाई कोई मैग्नेट हो या कोई चार्ज पार्ट या कोई करंट कैरिंग कॉइल हो, उसके हमेशा दो पोल हमेशा ही होते हैं। ऐसा कभी मैग्नेट आपने देखा नहीं होगा कि उसका खाली नॉर्थ पोल हो या खाली साउथ पोल हो। इसलिए जो है इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड एनक्लोज टू एनी क्लोज सरफेस हमेशा जीरो आता है। जैसे मान लो यहाँ पे कि एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के साथ नॉर्थ और साउथ हमेशा एग्जिस्ट ही करेगा। ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिस पर सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ हो। इसका पूरा डिटेल मैंने चैप्टर नंबर 5 में सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा हो उसको जाकर देख लें। तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ स्टार्ट कर दी, यहाँ पे टर्मिनेट कर दी, यहाँ स्टार्ट कर दी। तो अगर मैं क्लोज सर्फेस ड्रॉ करता हूँ ना, तो भाई अगर कोई भी क्लोज सर्फेस में ड्रॉ करूँ तो जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही फ्लक्स उसके अंदर एंटर कर रहा है। तो नेट फ्लक्स हमेशा प्लस माइनस करके जीरो हो जाता है। क्लियर है? खाली मैग्नेट के केस में नहीं, किसी भी केस में आप एग्जांपल ले लो। जैसे मैग्नेट की जगह पर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, मैं करंट कैरिंग कॉइल ले लेता हूं। तो करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होती है। तो इसमें भी अगर मैं क्लोज सरफेस लेता हूं ना, तो उसका भी हमेशा नेट फ्लक्स जीरो आता है। बस जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना बाहर, जितना नॉर्थ से फ्लक्स निकल रहा है उतना साउथ में टर्मिनेट कर जा रहे हैं। तो क्लियर है, हमेशा जो है नेट फ्लक्स जीरो आता है। ये है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लियर? तो सेकंड स्टेटमेंट था इनका, ये सेकंड लॉ है, सेकंड बेसिक लॉ है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। क्लियर? अब थर्ड लॉ सीखते हैं हम। थर्ड है फैराडेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फैराडेस ने लॉ क्या दिया था कि भाई क्या बोलते हैं, नेट फ्लक्स इंड्यूस होता है अगर जो है फ्लक्स में चेंज आता है। मतलब यहाँ पे क्या दिखा है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा किसी कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो नेट फ्लक्स इंड्यूस, अगर नेट फ्लक्स चेंज करता है किसी कॉइल के अंदर, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ईएमएफ को हमने ई डॉट डी एल लिखा था। आपको पता होगा कि V इक्वल टू ई डॉट डी एल करके हमने लेक्चर नंबर 1 में ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी टी। कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ये था गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि थर्ड बेसिक लॉ है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन। क्लियर है? अब फोर्थ बेसिक लॉ है, इसको लॉ को देखो ध्यान से कि आपको पता है वो जो एम्पियर्स लॉ था उसको जो है ये मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था और इसलिए उसका नाम पड़ गया है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देख के उसको मॉडिफाई कर दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। अब किस तरह से मॉडिफाई किया मैंने लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था, अगर आपको नहीं पता उसको जाकर देख लो। तो उसमें लॉ क्या आता था, हमने देखा था कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल, सॉरी लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, देखो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल, डी एल है ना लेंथ वेक्टर है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल का बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई सी प्लस आई डी। जो एम्पियर थे उन्होंने सिर्फ एक करंट का नाम दिया था कंडक्शन करंट, लेकिन मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई करके आई सी प्लस आई डी लिखा था। तो इसी लॉ को हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई सी को मैं आई लिख देता हूँ और आई डी को एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जो हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया था उसके ऊपर से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये फोर्थ बेसिक लॉ है जिसको साथ में हम मिला के बोल सकते हैं कि ये 4 बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जिसकी मदद से हम पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी कर सकते हैं। और ये 4 लॉ को दिया है मैक्सवेल ने, मैक्सवेल सिर्फ बताया है। क्लियर है? बाकी देखो इसको तो एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये है। जो मैक्सवेल थे उन्होंने सिर्फ इतने इस लॉ में मॉडिफाई किया है,
बाकी सब तो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है, लेकिन मैक्सवेल ने सिर्फ बता दिया कि भाई हाँ ऐसे लॉ एग्जिस्ट करते हैं, इस 4 लॉ की मदद से हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम पड़ गया मैक्सवेल्स इक्वेशंस। क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से जनरेट होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर जब एंड किया था लास्ट में, तो मैंने आपको 2 चीज़ बात याद रखने को कहा था। सबसे पहली बात क्या रखने को कहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है तब तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये किसका लॉ था, ये मैक्सवेल का लॉ था कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तब तब बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडेज का लॉ क्या था कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तब तक बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पहला बात थी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि जब हमने वो कैपेसिटर वाला केस लिया था, आपको याद होगा, तो उसके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था उसके परपेंडिकुलर बनता था। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता था, परपेंडिकुलर यहाँ से निकलता था, और इस तरह से अंदर जो सर्कुलर फॉर्म में बनता था मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला एग्जांपल लिया था, जब हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती थी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जनरेट होता था। मतलब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रही थी। क्लियर है। तो अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की वजह से बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर था। तो इन दोनों की मतलब इन दोनों को देख के हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो अपने से परपेंडिकुलर बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो वो भी अपने के परपेंडिकुलर बनाएगा। क्लियर है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो इसको समझना बहुत जरूरी है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना है तो हमको भाई कोई ऐसा पार्टिकल ढूंढना पड़ेगा जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता हो, जो कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनाता हो, और ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता हो जो कि टाइम वेरिंग हो। भाई समय के साथ चेंज करना चाहिए ना। यहाँ पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज कर रहा था, तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था। अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज नहीं करता तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा होता तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। मतलब हमको ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए, ऐसा पार्टिकल चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाए और वो समय के साथ चेंज करे। तो उसके ऊपर से हमने रिसर्च करना शुरू किया, और उसके अंदर हमने सबसे पहला केस लिया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। सबसे पहला केस लिया कि चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। तो हमने रेस्ट पर चार्ज रखा। तो आपको पता होगा चार्ज एट रेस्ट पे वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, बिकॉज चार्ज के मोशन के मैग्नेटिक फील्ड तभी लगता है जब चार्ज मोशन में होता है। तो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा भाई, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए। तो पहले वाले से हमारा काम नहीं चल रहा। दूसरी बात हम लेके आते हैं चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन with uniform velocity, with uniform velocity। चार्ज मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो ये बनाता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज टाइम वेरिंग, सॉरी विच इज कांस्टेंट। आपको पता है भाई कि जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तो बनाएगा, लेकिन वो टाइम वेरिंग नहीं होती, वो समय के साथ चेंज नहीं कर रही होती, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। अब हमको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से हमको तो ईएमएफ, हमको तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करनी चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए यहां पर देखोगे कि नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑब्जर्व्ड, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज ऑब्जर्व्ड। बस सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे, मतलब कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट ही होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनेगा। क्लियर है, तो समझ गए। तो ये दूसरा पार्ट है जब चार्ज मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब तीसरा पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है कि चार्ज इन मोशन और कैसा मोशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड बोल दो या तो उसको बोल दो कि वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा टाइम के साथ चेंज कर रही है, ठीक है। तो अगर चार्ज समय, मतलब चार्ज की जो वेलोसिटी अगर समय के साथ चेंज कर रही है, तब ये देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which is time varying, which is time varying, या तो उसको आप बोल सकते हो कि चेंजिंग। ओके, तो मतलब अब देखो ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसके अंदर कि भाई अगर चार्ज मोशन में आ गया विथ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, अगर चार्ज मोशन में आ गया एक्सेलरेटेड वेरिएबल वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो कि टाइम वेरिंग होता है और जो कि चेंजिंग होता है। देखो चार्ज रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, चार्ज मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा था, लेकिन उसमें वो कांस्टेंट थी। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन कर गया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना रहा है जो कि टाइम वेरिंग है, और यही हमारा क्राइटेरिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाने के लिए। तो आपको हमेशा आप ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट, इसको बॉक्स में नोट कर लो, ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट नोट कर लो, सीधा एमसीक्यू में आता है। अगर चार्ज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मींस एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कभी भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है विच इज टाइम वेरिंग, जो कि समय के साथ चेंज कर रही होती है। क्लियर है, इसको आप 100% जो है इसको बॉक्स में नोट कर लो। ओके, तब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लो। मतलब चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तभी भी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, लेकिन वो टाइम वेरिंग नहीं थी, इसलिए हमारा उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन रहा था। तो लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेशन आ गया तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना रहा था जो कि टाइम के साथ चेंज कर रहा था। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल ने मतलब स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल are the source of electromagnetic wave, are the source of electromagnetic wave। ठीक है, मतलब मैक्सवेल ने स्टेटमेंट पहले दे दिया था और इसका जो प्रूफ था ना वो 20 साल के बाद मिला था। मैक्सवेल ने तो पहले ही बता दिया था भाई कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। इसका जो प्रूफ है 20 साल बाद एक साइंटिस्ट हर्ट्ज करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका प्रूफ दिया था, वो एलसी ऑसिलेटर की मदद से उन्होंने इसका प्रूफ दिया था कि हाँ भाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर है, ये स्टेटमेंट मैक्सवेल ने 20 साल पहले दे दिया था, उसके बाद 20 साल के बाद ये स्टेटमेंट प्रूव हुआ था, लेकिन ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट था। क्लियर है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप समझो, जैसे मान लो सन से लेकर अर्थ तक रेडिएशंस आ रही हैं,
तो सन से अगर कोई मतलब सन से अगर एक बार रेडिएट हो गया, मतलब वहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किया और मान लो उसने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाया जो कि टाइम के साथ वेरिंग है। और आपको इतना पता है कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन रही हैं वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसके परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसके परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो समझो ध्यान से कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो अर्थ सन से लेके अगर एक बार जो है क्या बोलते हैं कि चार्ज पार्टिकल ने मूव किया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनी। क्लियर है? तो हमको सिर्फ एक बार बनाना है बस खाली, उसके बाद तो ये मोशन अपने आप इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू करेगा, क्योंकि एक बार अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो गया ना तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे को बनाते रहेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक कंटिन्यू करता रहेगा। समझ पड़ गया? मतलब कि आपको जो क्वेश्चन था ना, हमने कल क्वेश्चन पूछा था, मैंने कल बताया था कि सन से लेके अर्थ तक रेडिएशंस आती हैं, अब बीच में स्पेस है मतलब वैक्यूम है, तो वहाँ पर तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो किस तरह से वेव सन से लेके अर्थ तक पहुँच रही है। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक बार ये वेव जनरेट हो जाती है ना, एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मीडियम है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप एक दूसरे को अपना हमेशा बनाते रहेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा वो मीडियम है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। स्टार्टिंग में एक बार एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ने बना दिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद तो इन्फिनाइट टाइम तक कंटिन्यू करती रहेंगी। क्लियर है? और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, अलग अलग मीडियम के साथ उसकी चेंज करती रहती है, लेकिन 90% केस में वैक्यूम में जो उनकी स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा कि भाई कि अर्थ सन से लेकर अर्थ तक जो रेज होती है किस तरह पहुँचती हैं, बिकॉज स्पेस में तो ना ही चार्ज पार्टिकल है ना ही कोई करंट कैरिंग कॉइल है, लेकिन एक बार सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो गया उसके बाद तो इन्फिनाइट तक अपने आप ही कंटिन्यू करेगा। तो इसी तरह से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो अब समझते हैं, देखो ध्यान से। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपके सामने देखो ये एनिमेशन दिख रहा होगा, तो इस एनिमेशन में देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के साथ चेंज कर रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो रहा है, तो समय के साथ साथ ये चेंज कर दे रही है। ओके? और देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में हैं, तो ये जो वेव है इसके बारे में हम कुछ ना कुछ अब समझ गए कहाँ से बनता है। अब ये वेव की कुछ ना कुछ हम प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है? तो 3-4 प्रॉपर्टी है, उसको आप नोट कर लो। ओके? तो एनिमेशन आपके सामने दिखता रहेगा, उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखते जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके? सबसे पहला प्रॉपर्टी, these waves are generated due to oscillation of electric and मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो वेव किससे जनरेट होते हैं? ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ओके? सेकंड पॉइंट क्या है? These waves travel with the speed of light in vacuum. ओके? और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है?
थर्ड इसका पॉइंट क्या है? These waves are transverse in nature, are transverse in nature and do not require material medium for propagation, material मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं फिर से समझाता हूँ आपको समझे से। ये बात तो आपको पता चल गई भाई कि हाँ भाई ये वेव को मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज ये वेव जो है स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन ये बात क्या है कि दिस वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो हमारे पास दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब ट्रांसफर वेव मतलब क्या होता है कि ऐसा वेव जो कि ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर मूव करे। जैसे ध्यान से देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनिमेशन देखो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस में, लेकिन वेव जो है दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेकिन वेव उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अगर वेव जो है ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस में ऑसिलेशन होता है और एक्स एक्सिस में वेव मूव करता है, जैसे साउंड वेव होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। क्लियर है? लेकिन ट्रांसफर वेव क्या होती हैं कि उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस में होता है, लेकिन वेव मूव करती हैं एक्स एक्सिस में। तो इस प्रकार के वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि आपको फिर से इसको अच्छे से समझाऊं ट्रांसफर वेव क्या होता है, इसको मैं आगे जो है एकदम क्लियरली समझाने वाला हूं कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है। ओके, अभी आप इतना समझ लो कि ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर अगर मूव करें तो उस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? तो ये थर्ड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। चलो वो ठीक है कि यहाँ पे लिखो ध्यान से कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज विथ ईच अदर। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये पॉइंट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मैं पूछूं इन दोनों बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो आप आंसर क्या दोगे? चलो ऑप्शन देता हूँ आपको। फेज डिफरेंस कितना है? 0, π/2, पाई, 2π। बताओ कितना फेज डिफरेंस है, बताओ। तो क्या करते हैं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब क्या है कि उन दोनों बीच में फेज डिफरेंस π/2 का होगा। नहीं भाई, फेज डिफरेंस और परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है। अब ध्यान से देखोगे एनिमेशन के अंदर कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है उस समय मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो रहा है, और जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। तो भाई ये दोनों वेव सेम फेज में, मतलब सेम तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। फेज डिफरेंस मतलब कोई फेज का डिफरेंस ही नहीं है, कोई फेज का डिफरेंस ही नहीं। जब वो 0 है तब ये 0 है, मतलब ये पॉइंट 0 होने वाला पॉइंट सेम है, मैक्सिमम होने वाला पॉइंट सेम है, 0 होने वाला पॉइंट सेम है, इस तरह से। तो वेव जो है साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेम वेव। भले एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो बात सही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है वो बात सही है, लेकिन वो दोनों वेव्स इन द फेज विद ईच अदर है। कभी आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि इन दोनों बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तब आंसर क्या दोगे? 0 डिग्री। कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक भी फेज डिफरेंस नहीं, दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन फेज डिफरेंस 0 होता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब हम समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत उसकी प्रॉपर्टी समझते हैं, डायरेक्शन निकालना समझते हैं। इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ।
ओके। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ध्यान से देखोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल कर रही है ना, उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है। तो यहां पे लिखो, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the direction of electromagnetic waves can be found by E क्रॉस B। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, E क्रॉस B। E क्रॉस B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकाल सकते हैं। अभी मैं समझाता हूँ, तो ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो एक्स में ट्रैवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेकिन वेव बढ़ रहा है आगे। तो जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक्स में है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो वाई में है, तो वेव जो आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी तो जा सकता है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स कर दूं, तो अभी भी वेव के पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस एक्स में चला जाए या तो माइनस एक्स में चला जाए। देखो ध्यान से, जैसे बनाता हूँ, मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। तो वेव के पास अब दो ऑप्शन है, या तो प्लस एक्स में चला जाए या तो माइनस एक्स में चला जाए। तो डायरेक्शन प्लस एक्स में है कि माइनस एक्स में है, उसका रूल है निकालने के लिए कि ई क्रॉस बी करो। आप क्या करो, ई क्रॉस बी, ई से लेके बी तक क्रॉस करो और जो डायरेक्शन आएगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर है। तो मैं ई से लेके बी तक क्रॉस करता हूँ, देखो ध्यान से, ई क्रॉस बी। देखो बी है ना, एक्स इज दैट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो वेव कहाँ ट्रैवल करेगा बताओ, ई क्रॉस बी करता हूँ ना, तो वेव देखो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये होगा मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो वेव जो है इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अच्छा, ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन आपको इतना देखना है कि ई क्रॉस भी करते हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आता है। मतलब ई, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को अगर मैं एस बोलूँ, तो ई क्रॉस बी इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मतलब ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के इक्वल आता है। क्लियर है, ये बात समझ गए, ई क्रॉस बी। अब देखो इसी केस में, जैसे कि आप एनिमेशन देख रहे हो, उसी केस में क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है। आप ध्यान से देखो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी भी आप ई क्रॉस बी करोगे ना, देखो अंदर की तरफ जाओ, ई क्रॉस बी, तो अभी भी वेव का डायरेक्शन इसी तरफ आ रहा है, अभी भी जो वेव का प्रोपगेशन है वो इसी तरफ है। ओके, तो भले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कर रही हैं, ऑसिलेट कर रही हैं, लेकिन हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकाल सकते हैं ई क्रॉस बी से। देखो दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है अपना। ओके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ था, तब ये आ रहा था मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये आ रहा था मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हम निकाल सकते हैं ई क्रॉस बी की मदद से। क्लियर, आपको 100% क्लियर है। ई क्रॉस बी करो, ई से लेके बी तक क्रॉस करो। देखो ध्यान से, इसमें माइनस जेड एक्सिस, माइनस जेड मतलब अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ ले जाओ उंगली, ई से लेके बी तक, ई से लेके बी तक। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। इसको देखो ध्यान से, ई से लेके बी तक, बाहर की तरफ, ई से लेके बी तक, तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ। तो इस तरह से निकाला जाता है डायरेक्शन। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाता है। ओके, तो इतनी बात समझ गए डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाए, इसको आप नोट कर लो। अभी जो सारे कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके,
अब जो है वेव की इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि वेव का इक्वेशन क्या है, कि भाई इसके फॉर्मूले क्या आते हैं, उसको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इक्वेशन समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या आता है उसको हम समझते हैं। अब देखो ध्यान से, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैंने बताया आपको कि ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर। अब ट्रांसफर इन नेचर को समझाने के लिए अब मेरे पास एक एनिमेशन है। अब दूसरा एनिमेशन देखो, ये एनिमेशन देखो ध्यान से, कि अब ध्यान से देखो कि जो वेव का पार्टिकल है, देखो ये वेव हो रही है ऐसे, मतलब जो वेव है आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो उसमें रिबन मान के रखा है। वो जो रिबन है ना, आप देखोगे ध्यान से, वो रिबन सिर्फ इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन वेव जो है आगे बढ़ रही है। रिबन को देखो, पॉइंट को देखो, रिबन समझ लो एक जो रोप का एक पार्टिकल है। तो आप किसी पार्टिकल को पकड़ोगे ना, तो अपने ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जो वेव है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो इस टाइप का जो वेव होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव। समझ पड़ा कि नहीं? रिबन तो अपनी जगह पे यहाँ पे देखो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वेव कहाँ बढ़ रही है? आगे की तरफ। तो अगर वेव का मोशन ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर है, देखो ऑसिलेशन इस तरफ है लेकिन वेव उसके परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो इस टाइप को वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस टाइप को वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और इसको क्लास 11 के वेव्स चैप्टर में हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई अगर ऑसिलेशन जो है वेव के परपेंडिकुलर हो, उस टाइप के वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया 100% कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसका रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलो अब हम इक्वेशन समझते हैं वेव के। तो वेव के इक्वेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। वेव दो प्रकार के हो सकते हैं, मतलब अब ट्रांसवर्स वेव के अंदर दो प्रकार के वेव्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि भाई वो ट्रैवलिंग वेव हो, एक तो हो सकता है वो स्टेशनरी वेव हो। तब ध्यान से देखो कि वेव समय के साथ हमेशा मूव कर रही है। तो ये जो वेव्स होती हैं ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के अंदर कौन सी वेव्स हैं? ये ट्रैवलिंग वेव्स। तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। भाई ध्यान से देखोगे, फिर से वही एनिमेशन देखो अपना रिबन वाला। इसमें पार्टिकल देखो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है देखो इन द वाई डायरेक्शन, लेकिन पार्टिकल जो वेव मूव कर रही है वो इन द एक्स डायरेक्शन में है। मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है वाई डायरेक्शन में, लेकिन वेव मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है? तो इस तरह के जो वेव्स होते हैं, मतलब वो ट्रैवलिंग वेव्स के होते हैं। तो इनका इक्वेशन हमको लिखा जाए तो किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं? तो ये जो वेव्स होती है ना, ये दो फंक्शन की इक्वेशन होती हैं। वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, मतलब इसके अंदर x भी वेरिएबल रहेगा और t वेरिएबल रहेगा, और इसका मतलब इक्वल टू होता है कि a नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। या तो और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t इक्वल टू दिस टर्म में a नॉट साइन के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी। चाहे इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो, दोनों चलेगा। दोनों है इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव और दोनों करेक्ट इक्वेशन है। क्लियर है? तो चाहे ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स लिखा हो, चाहे के एक्स प्लस और माइनस ओमेगा टी लिखा हो, तो दोनों वेव जो है, मतलब ये जो इक्वेशन होता है ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन होता है। अब इसके अंदर हमको कुछ टर्म जो है समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों सही है। मैं एक को पकड़ के चलता हूँ, इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं। ओके, तो अब इसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी समझाऊंगा थोड़े थोड़े, आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। तो मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा मेरा वेव। क्लियर है? ये रहा मेरा वेव। तो अब मैं सबसे पहला टर्म डिफाइन करता हूँ इसके अंदर, लेमडा। लेमडा जो है वेव का लेंथ है, वेव लेंथ। एक एक टर्म को समझ लो भाई, क्वेश्चन में सब कुछ यूज होने वाला है, तो एक एक टर्म को समझ लो। वेव का लेंथ मतलब वेव ने एक पार्ट से स्टार्ट किया और दूसरे पार्ट पे एंड किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया लैम्बडा, वेव का लेंथ। क्लियर है? जैसे यहाँ से पकड़ लूँ अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लैम्बडा है।
ये वेव का लेंथ है, क्लियर है। तो एक वेव का लेंथ पूरा होता है उसको हम बोलते हैं लैम्बडा, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। दूसरा जो टर्म है इसके अंदर के, ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं लेकिन अभी काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको 2 मिनट के लिए बता दे रहा हूँ उसको। इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं इसको हम? वेव नंबर। और इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 पाई बाय लैम्बडा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2 पाई बाय लैम्बडा। तीसरा जो टर्म है इसके अंदर ओमेगा, जो कि है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला आता है 2 पाई बाय टी। ओके, 2 पाई बाय टी, या तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो टी है वो टाइम पीरियड है, टी है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव है, और फ्रीक्वेंसी वो जो है वेव की फ्रीक्वेंसी है, जो कि 1 टाइम पीरियड होती है वेव की फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ टर्म है, इसके अंदर हमको समझना बहुत जरूरी है। के जो होता है वेव नंबर होता है, जिसकी होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। डब्ल्यू होता है ओमेगा, क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी। टी होता है टाइम पीरियड और एफ होता है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इतना टर्म क्लियर है। अब हम समझते हैं कि चलो ये तो समझ गए आप, अब हम समझते हैं स्पीड ऑफ वेव। अगर ये वेव की हमको स्पीड निकालनी हो, भाई कितना स्पीड से आगे बढ़ रही है वेव, तो स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू ओमेगा बाई के। स्पीड इक्वल टू ओमेगा बाई के। और जो ओमेगा बाई के की वैल्यू है, अगर वैक्यूम होगा ना, अगर मीडियम वैक्यूम होगा तो ओमेगा बाई के की वैल्यू हमेशा आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उनको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। क्लियर है? तो स्पीड आता है ओमेगा बाई के। मतलब ओमेगा क्या है? टी का कोफिशिएंट है, और के क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस तरह लिख सकते हो ओमेगा बाई के। आप ध्यान से देखोगे कि ओमेगा की वैल्यू अगर लिखूं मैं 2 पाई एफ लिखूं, और के की वैल्यू लिखूं 2 पाई बाय लैम्बडा, तो देखो 2 पाई कैंसिल, और v इक्वल टू आपने एफ लैम्बडा फॉर्मूला देखा होगा, v इक्वल टू एफ लैम्बडा आपने फॉर्मूला देखा होगा, जो कि इसी फॉर्मूले से आता है ओमेगा बाई के से। तो आपको क्या याद रखना है कि स्पीड ऑफ द वेव जो होती है ओमेगा बाई के, यार सिंपल, आप जो मैं याद रखता हूँ आप याद रखो। क्या याद रखता हूँ मैं? कि स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये याद रखो, बहुत सिंपल है। बट टी का कोफिशिएंट जो भी लिखा हो, एक्स का कोफिशिएंट जो भी लिखा हो, उसके ऊपर से स्पीड का हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको टर्म्स क्लियर हो गई हो, तो हम थोड़े बहुत अब साइन के ऊपर हम जाते हैं। देखो ध्यान से, स्पीड क्या होती है? ओमेगा बाई के, मतलब कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एफ। ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ है। वेव के क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा। डब्ल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम पीरियड, एफ है फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा है वेवलेंथ। क्लियर है? और स्पीड कैसे निकाला जाता है? ओमेगा बाई के से। या तो आप याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको आप नोट कर लो। अब इसके हम थोड़ा डायरेक्शन वगैरह साइन की हम बात करते हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं साइन। हम पहचान कर सकते हैं कि वेव कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी ट्रैवलिंग वेव है, मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रैवलिंग वेव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इक्वेशन लिखना हो तो इस तरह लिखूंगा मैं कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखना हो तो वो भी इसी तरह से आएगा, B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। अब ध्यान से देखोगे, ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज है, हमेशा सेम रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। बात ध्यान रखना आप कि यहाँ पे जो फेज है और यहाँ का जो फेज है ये ऑलवेज सेम रहेगा, ऑलवेज सेम भाई, क्योंकि इन दोनों बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये ऑलवेज सेम रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख के मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं तो ऑप्शन देखते हैं, तो आप पहले चेक कर लेना कि दोनों का फेज सेम है कि नहीं।
क्योंकि फेज सेम होना जरूरी है, बिकॉज हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं, तो ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी, चाहे जो भी यहाँ पे लिखा हो, लेकिन जो यहाँ पे लिखा होगा उसके इक्वल यहाँ पे भी वैल्यू लिखी होगी। क्लियर है? तो इस तरह ध्यान रखना है कि इन दोनों का फेज है वो हमेशा सेम रहेगा। इतनी बात समझ पड़ गई? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आता है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन आता है। अब इसमें देखो हम कुछ कुछ टर्म समझते हैं, इसको हमने नोट कर लिया, कुछ कुछ टर्म समझते हैं। पहली बात कि यहाँ पर जो प्लस और माइनस ये क्या दिखाता है, यहाँ पर जो प्लस माइनस है क्या दिखाता है उसको हम समझते हैं। तो अगर प्लस लिखा होगा बीच में, अगर बीच में प्लस लिखा होगा मतलब वेव इज ओके, वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव और यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे x लिखा है ना, तो नेगेटिव x डायरेक्शन। और अगर माइनस लिखा हो तो वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्लियर है? मैं यहाँ पे x इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे k के साथ में x लिखा है। अगर यहाँ पे k के साथ में y लिखा होता तो मैं लिखता वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव y डायरेक्शन। अगर यहाँ पे x के साथ z लिखा होता मैं लिखता वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव z डायरेक्शन। इस तरह से लिखता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो उल्टा होता है, अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो, अगर यहाँ पे देखो इस तरह लिखा हो कि E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, इस तरह से लिखा हो अगर, तब क्या समझोगे कि वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। क्या समझोगे आप कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव समझना है आपको, ठीक है। इसका डेरिवेशन जो होता है क्लास 11 के वेव चैप्टर में है, अभी पूरा डेरिवेशन करा नहीं सकते, लेकिन आप पॉइंट नोट करो कि अगर यहाँ पे अंदर माइनस लिखा होगा मतलब वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे x लिखा है और माइनस लिखा हो, यहाँ पे अगर के जेड माइनस लिखा और x लिखा हो मतलब वेव इज ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेव की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जिसको हमने s से रिप्रेजेंट किया था s। तो क्या होगा कि वेव कहाँ से ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो निकालने भी सिखाऊंगा, अब इसे वेव का डायरेक्शन समझो। देखो वेव का डायरेक्शन निकालने का दो तरीका है, या तो आप ई क्रॉस भी कर लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं तो ई क्रॉस भी कर लो। देखो बी क्रॉस ही मत करना, ई क्रॉस बी कर लो, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अंदर चेक कर लो, अगर भाई यहाँ पे माइनस x लिखा है मतलब वेव ट्रैवल कर रही है प्लस x डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे माइनस y लिखा है मतलब वेव ट्रैवल कर रही है प्लस y डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे माइनस z लिखा है मतलब वेव ट्रैवल कर रही है प्लस z डायरेक्शन में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिखा होगा वही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी लिखा होगा। क्लियर है? तो इससे हम वेव का डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर है? 100% क्लियर है। तो अंदर के डायरेक्शन, अंदर मतलब साइन के अंदर जो चीज लिखा है उससे हम पहचान सकते हैं कि वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकाला जाए। ओके, इतना समझ गए? एक एक बात आराम से समझा रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में भी हम सब अप्लाई करेंगे। अब हम अब डायरेक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो तीन तरीके से लिखा हो सकता है। या तो देखो बाहर की तरफ लिखा होगा इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्स डायरेक्शन में है, मतलब बाहर की तरफ मान लो इस तरह लिखा है, अंदर एक्स है ना, बाहर इस तरह लिखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। तो अगर यहाँ पे लिखा हो तभी भी आप समझ जाना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई के डायरेक्शन में है। दो तीन तरीके से लिखा हो सकता है। यहाँ पर देखो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मतलब आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? वाई डायरेक्शन में। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है कि E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स, और यहाँ पर लिख देंगे जे कैप। तो या तो ऐसे लिखा होगा या तो ऐसे लिखा होगा, दोनों बात एक ही है। ओके, दोनों बात एक ही, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो आप कैसे पहचानोगे? या तो बाहर की तरफ लिखा होगा वाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जे कैप डायरेक्शन में है, या तो इस तरह से लिखा होगा जे कैप। अच्छा, अगर यहाँ पे माइनस लगा दूँ, अगर यहाँ पे माइनस लगा दूंगा ना, तब क्या समझोगे आप? तब क्या समझोगे
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस जे कैप डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, माइनस जे कैप डायरेक्शन में, क्लियर है। तो बाहर का माइनस ध्यान रखना कि बाहर माइनस लगाओ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस जे कैप डायरेक्शन में है। अगर इस तरह से लिखूँ तो मतलब समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के कैप डायरेक्शन में है, ओके। और इस तरह अगर और यहाँ पे अगर के कैप लगा दूँ माइनस के कैप मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस के कैप डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे के कैप लगा दूँ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है के कैप डायरेक्शन में, क्लियर है, ओके। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का भी लिखा होगा, या तो यहाँ लिखा होगा या तो यहाँ लिखा होगा। देखो हमको तीन में से दो चीज़ पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे हमको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो हम डायरेक्शन ऑफ वेव निकाल सकते हैं। हमको डायरेक्शन ऑफ वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम, जैसे कि ये इक्वेशन पकड़ता हूँ मैं, चलो मान लो ऐसे लिखा है, इस तरह से लिखा है, हाँ। मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस के एक्स, ओके। तो यहाँ से क्या इंटरप्रेट करोगे कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है। चलो ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, तो क्या आप जानोगे कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है। ये जो ट्रैवल कर रहा है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस एक्स लिखा है मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है के कैप डायरेक्शन में, मतलब ऐसा बोलो जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तब यहाँ पे क्या करो, एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लो। ये देखो एक्स है, ये वाई और ये मेरा जेड, क्लियर है। तब देखो वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, प्लस एक्स, ये रहा वेव का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन एस, ओके। वेव ट्रैवल कर रहा है प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जेड डायरेक्शन में, तो ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। हमको दो डायरेक्शन पता है, अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, पहली बात तो ये। तो अगर एक एक्स में है और एक जेड में है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो प्लस वाई में होगा या तो माइनस वाई में होगा, दो में से फिक्स है, या तो प्लस वाई में होगा या तो माइनस वाई में, क्योंकि एक्स और जेड में ये हैं, या तो माइनस वाई में होगा या तो प्लस वाई में होगा, ओके, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमको पता है कि ई क्रॉस बी करके हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलता है, ई क्रॉस बी करके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलता है। तो किस तरह सोचेंगे हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। मान लो कि भाई वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो वाई डायरेक्शन, तो देखो ई क्रॉस बी करके चेक करो कि ऐसा आ रहा है, ई क्रॉस बी करो, जेड से लेके वाई तो क्रॉस करो, जेड से लेके वाई, तो जेड से लेके वाई क्रॉस कर रहा हूँ तो इस तरफ आ रहा है। देखो जेड कहाँ होगा, बाहर की तरफ, वाई देखो इस तरफ है, इस तरफ, तो जेड से लेके वाई कर रहा हूँ तो इस तरफ आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लस वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो हमको इसको चेंज करके नीचे की तरफ करना पड़ेगा। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ई क्रॉस बी करो, जेड जो मतलब ये कहाँ है, माइनस वाई में है, मतलब अंदर की तरफ है, और जेड जो है बाहर की तरफ है, तो बाहर से लेके अंदर तक की तरफ ले जाओ। अब देखो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो बाहर से अंदर, अब देखो थंब जो है इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो क्लियर है। तो इससे हमको पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस जे कैप डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में इस तरह लिखेंगे हम, बी होगी इक्वल टू माइनस ऑफ बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कहाँ है वो, जे कैप डायरेक्शन में, लेकिन माइनस में है तो मैंने आगे माइनस लगा दिया है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो, क्लियर है, ओके, क्लियर है। दो तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं, एक तो इसका जो वेव का डायरेक्शन है उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ई क्रॉस भी कर लो या तो भाई अंदर से चेक कर लो, और दो चीज़ दिया होगा, हम तीसरा चीज़ डायरेक्शन अपने आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे समझ पड़ेगा। अभी आप जो है इस कॉन्सेप्ट को नोट करो, ओके। तो समझ गए भाई कि स्पीड किस तरह निकाला जाता है, ओमेगा बाई के होता है स्पीड का फॉर्मूला। डायरेक्शन निकालते हैं ई क्रॉस बी से, या तो हम इक्वेशन के अंदर चेक कर लेते हैं, अगर इक्वेशन दिया हो तो इस तरह से निकाला जाता है, ओके। और वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और किसी मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है, कुछ उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो थोड़ा और, मैक्सवेल ने जो रिजल्ट दिया था, उन्होंने 2-3 रिजल्ट दिए थे। वो रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर पहला रिजल्ट देखो, रिजल्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है अपने लिए क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में हो, अगर दोनों का रेशियो लेते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू की, तो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। मतलब ई नॉट अपॉन बी नॉट हमेशा जो है सी के इक्वल होता है। ई नॉट अपॉन बी नॉट हमेशा जो है किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल। ये जो है मैक्सवेल का रिजल्ट है कि ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होता है। मतलब कि अगर ई इक्वल टू ई नॉट दिया हो, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, ठीक है, मान लो जे कैप लिखो ऐसे ही, मान लो बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लो यहाँ पे के कैप लिखा हो, तो अगर मैं ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो लूंगा ना, हमेशा वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आएगा। लेकिन इसको आप याद कैसे रखोगे, अब इसको इस तरह से याद रखो, ई इक्वल टू बी सी, ई इक्वल टू बी सी, इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए भाई कि ई नॉट अपॉन बी नॉट था कि बी नॉट अपॉन ई नॉट था। इसलिए आप याद रखो कि ई इक्वल टू होगा बी सी, इस तरह से याद रखो, आपको हमेशा याद रहेगा। क्लियर है कि भाई ई इक्वल टू बी सी, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी होता है। इन दोनों को रेशियो लेंगे, हमेशा जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। तो ए बी सी, ई इक्वल टू बी सी, ई बी सी, ए बी सी, ई बी सी, इस तरह से याद रखोगे, आपको याद रहेगा। ओके, ई इक्वल टू बी सी होता है हमेशा। ओके, तो ये एक पहला रिजल्ट था। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड का इन्होंने दूसरा फॉर्मूला दिया था, स्पीड। अगर इन वैक्यूम की बात करूं तो वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आता है, इनका रिजल्ट है ये। अब इसका तो प्रूफ है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी इसका प्रूफ इस तरह से होता है, हम क्या करते हैं कि हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव का इक्वेशन लिखते हैं। जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव का इक्वेशन होता है ना, वो इस तरह से होता है कि भाई डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या बोलते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। और यहाँ पर इसका अगर निकालते हैं ना तो इस तरह से आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का निकालते हैं तो डी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करो, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करो, और उसके ऊपर से हम लिखते हैं कि 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कि 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और वी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं हम 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो भाई अगर ये वैक्यूम होगा तो सी हो जाएगा, दूसरा मीडियम होगा तो यहाँ पे म्यूम आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इसका प्रूफ आता है, इसको डिटेल में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये याद रखो कि स्पीड जो ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? तो अगर कोई दूसरा मीडियम हो तो स्पीड इन एनी अदर मीडियम, तब कैसे निकालोगे आप उसको, तब लिखोगे v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एम, जो कि उस मीडियम को परमेबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट एम उस मीडियम की परमिटिविटी। इस तरह से आप निकालोगे। क्लियर है? अगर दूसरा कोई मीडियम दिया होगा तो। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी दी हो तो, अगर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमेबिलिटी दी हो ना, तो हमको पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है कि ई एम अपॉन ई नॉट, और रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ,
अब म्यू वन की वैल्यू यहाँ से निकालो, ई एम की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से तो ई आर इंटू ई नॉट हो रहा है, और म्यू वन की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो रहा है, और वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम कि ई आर इंटू ई नॉट इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। इस तरह से हम उसको सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? रिलेटिव परमिएबिलिटी दी होगी तो उसको आप उससे वैक्यूम वाले से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे 7 दिया और रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो 7 इंटू वैक्यूम 7 इंटू इसका कर से हम ऐसे इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे इतने फॉर्मूले हैं। तब देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि डायरेक्शन निकालते हैं हम ई क्रॉस बी से, ई क्रॉस बी से निकालते हैं हम डायरेक्शन ऑफ वेव। किसका डायरेक्शन निकालते हैं? वेव का, प्रोपगेशन का। और या तो जो है अंदर देख लो आप, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स। अंदर देख लो आप क्या लिखा है, अगर प्लस होगा तो माइनस एक्स में और माइनस होगा तो प्लस एक्स में। इस तरह से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का तरीका क्या है? या तो यहाँ पे लिखा होगा या तो यहाँ पे लिखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का भी उसी तरह से है। और आपको पता होना चाहिए, इतना पता चल गया आपको, और पता चलना चाहिए स्पीड ऑफ जो वेव होता है वो होता है ओमेगा बाई के। ओके, या तो इसको लिख सकते हो कि एफ लेमडा, सॉरी वी इक्वल टू एफ लेमडा। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना। और तीसरा क्या होता है? तीसरा हमको पता होना चाहिए कि चलो वी इक्वल टू एफ लेमडा हो गया, और के की वैल्यू जो होती है वो 2 पाई बाई लेमडा होती है, और ई नॉट अपॉन बी नॉट का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू सी होता है, या तो ई इक्वल टू बी सी। इस तरह से आप याद रखो। क्लियर है? इससे अब आपको याद रहेगा। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस तरह से निकालना आप पता चल गया। मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से निकाला जाता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में होते हैं, उनका फेज डिफरेंस 0 होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इतनी बातें आपको पता हो ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अगर सी की इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और वी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एम एप्सिलॉन नॉट और मीडियम। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए ना, तब जो है आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। जितने जे मेंस में क्वेश्चन आए हैं इसके रिलेटेड आप सारे कर लोगे। क्लियर है? तब इसको रफ करके हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, तब आपको मजा आएगा। ओके, इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? क्वेश्चन जरूर ट्राई करके जाना, वीडियो एंड मत करना बिना क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो अब देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो ध्यान से। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड एट अ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमको दी गई है। ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमको पूछी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या दी गई है हमको? v ऑफ x एंड t हमको दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁷ साइन दिया है, और 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 t और के कैप दिया है। ठीक है? इतना हमको पूछा है। द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉरस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पूछी है। तो इससे हम 2-3 बातें ध्यान सकते हैं। देखो ध्यान से, पहली बात तो वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे देखो प्लस लिखा है और एक्स लिखा है। प्लस एक्स मतलब कि वेव का जो ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है, वेव ट्रैवलिंग कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? वो -x डायरेक्शन में। और यहाँ पे लिखा है कि, और क्या लिखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? के कैप, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है वो कर रही है के कैप डायरेक्शन में। तो इससे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वैसे तो यहाँ पे चलो पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्शन एक्स में है
मैग्नेटिक फील्ड के में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या तो प्लस वाई में होगा या तो माइनस वाई में होगा, मतलब या तो प्लस जे में या तो माइनस जे में। तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, उसमें के और आई दिया है, देखो ध्यान से लास्ट में के और आई लिखा है, वो कैंसिल हो गया, सी और डी ऑप्शन कैंसिल, मतलब ए और बी में से एक होगा, या तो प्लस जे होगा या तो माइनस जे। ओके, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखो वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में। हम यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं, देखो एक्स वाई और जेड, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, ये वेव का ट्रैवलिंग का डायरेक्शन है, एस स्पीड। ओके, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, जेड डायरेक्शन में, ये है मेरी मैग्नेटिक फील्ड। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो किस तरह से हम सोचेंगे, देखो हमको पता है कि ई क्रॉस बी करके हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलता है, तो हम या तो प्लस वाई में होगा या तो माइनस वाई में अज्यूम करेंगे। हम मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस वाई में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस वाई में है, अज्यूम करो। ई क्रॉस बी करो, ई क्रॉस बी मतलब वाई से लेकर जेड तक, हाँ ई क्रॉस बी मतलब वाई से जेड, तो वाई से लेकर जेड तक कर रहा हूँ ना, तो देखो प्लस एक्स में ट्रैवल कर रहा है, देखो वाई से लेकर जेड कर रहा हूँ तो प्लस एक्स में आ रहा है, मतलब अपना ये डायरेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इसको अज्यूम करके नीचे की तरफ लो, अब एक बार नीचे की तरफ लेके देखो। अब क्या करना है हमको, ई क्रॉस बी करना है, ये कहाँ है माइनस वाई में है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है, ठीक है, माइनस वाई मतलब नीचे की तरफ, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, मतलब इस तरह से करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ, देखो ध्यान से, इस तरह देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ, मतलब ये हमारा डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके डायरेक्शन के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि आ रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, मतलब माइनस जे कैप में। मतलब इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है, क्योंकि ए ऑप्शन है माइनस जे कैप है, देखो आगे माइनस लगा है और लास्ट में जे है, मतलब अपना ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। लेकिन तो भी अपने वैल्यू निकाल देते हैं, देखो 36 कैसे आता है, हमको पता है ई इक्वल टू होता है बी सी, बी की वैल्यू हमको दी है 1.2 इंटू 10⁻⁷, और सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸, बस -7 है, सॉरी -7, तो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 36 के इक्वल आ जाएगा, इससे ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, क्लियर है। डायरेक्शन आपको 100% क्लियर होने चाहिए। ई क्रॉस बी करना, ध्यान रखना, बी क्रॉस ही मत कर देना, ऐसे मत कर देना बाहर से बी क्रॉस ही, तब तो गलत आंसर आ जाएगा आपका। ई क्रॉस बी करोगे तभी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको अभी एक बार पॉज करके आप ट्राई करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या दी है हमको, 3 इंटू 10⁻⁸ साइन 200 पाई वाई प्लस सी टी आई कैप, इस तरह से। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है उसको बहुत से तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमको पता है कि B इक्वल टू होता है कि B नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तरह से लिख सकते हैं। B इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस चलो के एक्स लिखा है इस तरह से। और इसको देखो बहुत फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं, B नॉट साइन ओमेगा की जगह मैं 2π/t लिख सकता हूँ, और t और k की जगह पर 2π/λ लिख सकता हूँ इंटू एक्स। और क्या करूँ, यहाँ से 2π अगर कॉमन निकाल लूँ मैं, तो अंदर बचेगा t/t माइनस x/λ। तो कभी कभार क्या करते हैं, बुक में इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप चाहे इस फॉर्म में दिए हो चाहे इस फॉर्म में, आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए भाई इस फॉर्म में आता है, उसके बाकी तो आप निकाल ही लोगे। देखो ध्यान से, इसमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इस वाले फॉर्म में, क्लियर है। तो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको ध्यान रख सकते हो। या तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B नॉट साइन 2π और 1/d, इसको फ्रीक्वेंसी लिख देंगे तो ft हो जाएगा, ft माइनस x/λ, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, अपने को पता है कि भाई, अपने को पता होनी चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, उसके बाद से तुम किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हो उसको हम जो है उसमें सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से देख के हम क्या समझ सकते हैं कि बताओ पहले वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वेव ट्रैवलिंग का डायरेक्शन बताओ, खुद से सॉल्व करो इसको कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर देखो प्लस वाई लिखा है, मतलब कि माइनस वाई डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लस आई डायरेक्शन में है, मतलब एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। हम पर डायरेक्शन निकाल देते हैं, सबसे पहला काम करते हैं डायरेक्शन का ही। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, देखो यहाँ पे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन बना लो। पहले ये एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, प्लस में, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, लिख लो ऐसे। और वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, माइनस फाई, मतलब वेव यहाँ पे है माइनस फाई में। ओके, वेव की डायरेक्शन कहाँ पे है, माइनस फाई। अब हमको पता है कि ई क्रॉस बी करके हमारा आंसर आता है। अब एक्स और वाई तो हो गया, मतलब वेव या तो प्लस वाई में होगा, सॉरी या तो प्लस जेड में होगा या तो माइनस जेड में होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस जेड में लेके देखते हैं। मैं मान लेता हूँ प्लस जेड में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस जेड मतलब बाहर की तरफ, तो बाहर से लेके अगर एक्स तक जा रहा हूँ, देखो ये बाहर प्लस जेड डायरेक्शन, तो यहाँ से लेके एक्स तक जा रहा हूँ तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन हमारा गलत है। क्योंकि भाई वेव तो एक्चुअली नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है ना। तो देखो यहाँ से लेके ऊपर तक जा रहा हूँ, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये डायरेक्शन हमारा गलत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्लस जेड में ना लेके माइनस जेड में लेना पड़ेगा। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब अंदर से लेके अगर लेके आऊँगा, देखो अंदर से लेके एक्स तक लेके आ रहा हूँ, तो हमारा थंब जो है नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये करेक्ट डायरेक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस जेड डायरेक्शन में है, मतलब माइनस के कैप। तो माइनस के कैप वाले कितने ऑप्शन हैं, माइनस के कैप वाले 2 ऑप्शन है, बी और डी वाला, मतलब ए और सी तो गलत है। अब हम E इक्वल टू बी सी करके अपना आंसर निकाल लो। E इक्वल टू बी सी, बी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁸ और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, तो 3 3 हो जाता है 9। तो हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 की इक्वल आ जाएगी। खुद से सॉल्व कर लो, बिकॉज 3 इंटू 3 होता है 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9, मतलब अपना डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसी तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह के हर बार क्वेश्चन आए हैं। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसको जरूर से आप देख लो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करता हूँ तो समझ पड़ेगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है और मैग्नेटिक फील्ड पूछी है। क्वेश्चन क्या दिया है कि E इक्वल टू E नॉट साइन, सॉरी E इक्वल टू E नॉट दिया है और डायरेक्शन दिया है एक्स कैप प्लस वाई कैप और साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं बताओ। पहले बात तो वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है बताओ, वेव ट्रैवलिंग का डायरेक्शन दिखाओ। क्योंकि हो जाएगा माइनस जेड लिखा है ना, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में, मतलब प्लस के कैप। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स कैप प्लस वाई कैप डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई एक्सिस पे है। देखो एक्स कैप प्लस वाई कैप मतलब क्या होता है कि वो एक्स वाई एक्सिस में है। जैसे कि यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स और वाई, मतलब कहीं यहाँ पे है। ओके, एक्स वाई डायरेक्शन में, इस तरह से ये डायरेक्शन में है। क्योंकि और यहाँ पे देखो कुछ एक्स की वैल्यू है और कुछ वाई की वैल्यू भी है, सॉरी कुछ एक्स है और कुछ वाई की वैल्यू, मतलब एक्स कॉमा वाई यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ओके, एक्स प्लस वाई डायरेक्शन में। जैसे माइनस एक्स प्लस वाई लिखा होता, मतलब कि ये हो जाता मेरा माइनस एक्स और ये हो जाता मेरा प्लस वाई, मतलब यहाँ कहीं होता। जैसे कि यहाँ पे लिखा होता अगर प्लस एक्स माइनस वाई, मतलब यहाँ पे कहीं आ जाता है प्लस एक्स और माइनस वाई। ओके, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो प्लस एक्स प्लस वाई लिखा है मतलब ये, और वेव कहाँ ट्रैवल कर रहा है, प्लस जेड डायरेक्शन में, तो वेव यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। अब हमको पता है कि E क्रॉस B करके हमारा आंसर आता है। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर दो तरीके से हो सकता है, या तो इस तरह से हो या तो इस तरह से, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर होगा। देखो इसके परपेंडिकुलर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर, एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे। ओके, तो हम किस तरह से निकालेंगे? चलो मान लो यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे है, तो E क्रॉस B करो जो कि Z की तरफ आना चाहिए। देखो E क्रॉस B करता हूँ तो हाँ Z की तरफ पॉइंट कर रहा है, देखो बाहर की तरफ। तो ये होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि -x और +y, मतलब -x + y डायरेक्शन में है। मतलब -x + y वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे नहीं मैच करता तो यहाँ पे लेके देखते हैं हम, तो फिर E क्रॉस B करते तो अंदर की तरफ आ रहा है, -z की तरफ E क्रॉस B करेंगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन होगा, -x + y वाला। तो -x + y वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, -x + y। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। बाकी मैग्नीट्यूड तो आप निकाल ही लोगे कि भाई E = होता है BC, तो B = हो जाएगा E0/c। इस तरह से निकाल सकते हो आप मैग्नीट्यूड। क्लियर है? मेन तो इसका डायरेक्शन ही, ज़्यादातर क्वेश्चन डायरेक्शन पे ही आते हैं। बाकी अंदर का टर्म होगा वो kz - ωt, वो तो सेम ही होगा, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो क्या काम करते हैं, आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। ओके, तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या दिया है कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमको दिया गया है k कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको दिया गया है 2y - 2j कैप। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2i कैप - j कैप, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको। तो देखो इसको सॉल्व करने की मैं आपको दो तरीके दिखाता हूँ, एक तो अपना नॉर्मल मेथड और एक इसको हम क्रॉस से भी सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज E क्रॉस B, E दिया है B भी दिया है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। पहला तरीका है कि भाई I - j, मतलब I पॉजिटिव है, मतलब x - y है, समझ लो x और ये -y है, मतलब पॉजिटिव x और नेगेटिव y। तो ये मेरा +x है और नेगेटिव y, ये मेरा -y है। मतलब ये जो कहीं इधर कहीं होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ कहीं इसका डायरेक्शन होगा। ओके, ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? k कैप में। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है z डायरेक्शन में, k कैप में। ओके, तो E क्रॉस B करके, मतलब बाहर से लेके अगर यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, देखो बाहर मतलब E क्रॉस B तक कर रहा हूँ, तो कुछ मतलब यहाँ कहीं आना चाहिए। अब हमको पता है कि हमारा जो आंसर होगा या तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, या तो ये होगा या तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और ये तो हो नहीं सकता। तो ये एक ऑप्शन बच रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो यहाँ कहीं हो, जिससे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ मतलब हमारा क्या आ जाएगा कि 2 × I + j आ जाएगा, तभी तो इसके परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर है? तो इस तरह से हमको सोचा जाता है। तो हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि क्रॉस कर लो आप। दूसरा तरीका क्या है कि क्रॉस कर लो। भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, हमको पता है कि E क्रॉस B करके हमारा आंसर आता है। तो k कैप क्रॉस 2i कैप - 2j कैप। तो करो, हमको पता है, ये पता होना चाहिए आपको कि i j k होता है। अगर मैं i क्रॉस j करता हूँ तो k आता है, j क्रॉस k करता हूँ तो i आता है, उल्टा करूँगा तो नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो 2 × k क्रॉस i आ रहा है -2 × k क्रॉस j आ रहा है। तो k क्रॉस i करूँगा तो j आंसर आएगा अपना। क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ ना, तो अपना आंसर आ जाएगा j कैप -2 × k क्रॉस j। उल्टा मूव कर रहा हूँ तो अपना आंसर आएगा -i। ठीक है, अपना आंसर आएगा -i। तो यहाँ से आ जाएगा 2j कैप + 2i कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 2i + j कैप। और क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेक्टर में निकालना है, भाई इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 2 × I + j अपन इसका मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर।
तो आपका आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा ना, 1/√2 टाइम्स ऑफ i+j वाला आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। या तो आप ग्राफिकल मेथड यूज़ कर लो, i+j आ जाएगा, या तो आप इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? तो दोनों मेथड से इसका आंसर आ जाता है। तो होप सो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जितने आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वो आप क्लियर हो गए होंगे। इसके बेस पे और भी क्वेश्चन आप करते रहो, तो आप गारंटीड जो है आपका 4 मार्क्स पक्का क्लियर हो जाएगा। आप जो और भी क्वेश्चन इसके बेस पे प्रैक्टिस करते रहो जो है, और कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रांग बना लो, ठीक है। जिससे क्या है कि 4 मार्क्स आप गारंटीड जो है अपने JEE मेंस में फिक्स कर लो, बिकॉज इसके बेस पे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय।